ओवरऑल पर्सपेक्टिव पर इस बजट को देखें तो मेरे ख्याल से ये बजट बहुत अच्छा है। और मैंने अभी एक आप ही के गेस्ट का सुना, जो उन्होंने रैंकिंग, सॉरी, उन्होंने जो मार्क्स दिए हैं बजट को, 8.5 10 में से, आई थिंक सही है। 8 में से 10 तो नंबर बनते हैं इस बजट का। इसलिए मैं 3 कारण बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि ये बजट बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि देखिए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि डेटा सेंटर में 2047 तक की टैक्स हॉलिडे इतनी अग्रेसिव तौर पर कोई भी इस तरह का अनाउंसमेंट आएगा। आज अगर आप देखें तो एक कारण जो बताया जा रहा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल रहा था और दूसरे बाजार में लगा रहा था, उसका कारण लोग ये कह रहे थे कि भारत में एआई या जो डेटा सेंटर है, इसमें नेक्स्ट टू नथिंग हमारे पास अपॉर्चुनिटी था देने के लिए। एक स्ट्रोक में फाइनेंस मिनिस्टर ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है जो कि ना सिर्फ भारत के तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, वो हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ला सकता है और उसके साथ साथ हो सकता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी आएगा। तो ये पहला कारण मैं समझता हूँ। दूसरा, अब तक जितनी सरकार की केपेक्स होती थी, वो जो होती थी उससे इस बार जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो क्वालिटेटिवली बहुत ही डिफरेंट है। अगर आपने देखा कि जितने सेक्टर्स की चर्चा की गई कैपेसिटी एक्सपेंशन में, वो सब न्यू एज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी के सेक्टर्स हैं। मैंने तो डेटा सेंटर की चर्चा की, रेयर अर्थ का अगर आप देखें तो उस पर भी सरकार का एक फोकस है। और उसके साथ ही साथ मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 हब क्रिएट करने की बात हो रही है। ऑरेंज इकोनॉमी की चर्चा हुई है बजट के स्पीच में। और साथ ही साथ जो सर्विसेज सेक्टर है, जो कि हमारे टैरिफ की जो खींचतान लगी हुई है उससे वो बचा हुआ सेक्टर है, उस पर इतना अग्रेसिव टारगेट लेना कि 2047 तक भारत की सर्विसेज जो है वो वर्ल्ड की सर्विसेज का 10% हिस्सा क्लेम करेंगी। तो ये हमारे ख्याल से एक अग्रेसिव है और उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का बना जाना, मेरे ख्याल से ये एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट मैं समझता हूँ वो इस बजट का है। और तीसरा, जो अनाउंसमेंट्स किए गए जी। कि ये केपेक्स किया जाएगा या दूसरा केपेक्स किया जाएगा, अधिकतर में अगर आप देखें तो बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने चैलेंज मोड में इनको अवार्ड करने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करके उन प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जो अब तक होता क्या था कि बहुत अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स हम लोग बजट में सुनते थे, ग्राउंड लेवल पर उसकी एग्जीक्यूशन उतनी ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन अगर चैलेंज मोड पर स्टेट्स कंपीट करेंगे तो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन भी पहले से ज्यादा अच्छा होगा। तो इन 3 कारणों से मैं समझता हूं कि ये बजट बहुत ही अच्छा है और इसका अगर हम आज असर नहीं देख पा रहे हैं तो शायद मीडियम टर्म में देखेंगे। डिफेंस को लेकर के कोई खास बातचीत नहीं हुई, काफ़ी निराशा लोगों को दिखाई दी और आज बड़ी गिरावट बीएल जैसे शेयरों में हमने देखा कि आती हुई दिखाई दी, एचएल में बड़ी गिरावट देखने को मिली। क्या इस जो गिरावट है, ये जो पैनिक सेलिंग रही है देखने को मिल रही है, कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या सर? आप कैसे देख रहे हैं आज की डिफेंस की गिरावट को और एफआईज को लेकर के व्यू क्या है? क्या बजट के बाद अब अभी लंबा गैप लगेगा वापसी के लिए? तो देखिए, डिफेंस में आज जो डिसअपॉइंटमेंट है वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस अनाउंसमेंट्स को लेकर है। लोगों की उम्मीद थी कि डिफेंस का एलोकेशन जो है वो इस बजट में शायद ऑलमोस्ट डबल डिजिट का होगा। उस तरह का एलोकेशन नहीं हुआ तो उसके डिसअपॉइंटमेंट के कारण स्टॉक्स में करेक्शन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी हाल में ईयू के साथ जो हमारी एफटीए साइन हुई है उसमें एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट वो डिफेंस सेक्टर को भी मिलने वाला है। और ईयू कंट्रीज की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा की है। तो अगर हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को अब तक सिर्फ डोमेस्टिक ही अपॉर्चुनिटी उपलब्ध था और उनको अब ईयू की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है तो हमारे ख्याल से वो पहले से ज्यादा बड़ा अवसर है। तो आज के डिसअपॉइंटमेंट के बाद मुझे लगता है अगर नीचे के लेवल पर आपको स्टॉक्स मिलते हैं तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी सेक्युलर अपॉर्चुनिटी डिफेंस में बन गई है। रही बात फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो एक बात जो मैं आपके सामने पहले रख रहा था कि भारत में कुछ सेक्टर्स थे जो एआई या डेटा सेंटर से रिलेटेड थे जहां पहले अपॉर्चुनिटी नहीं था। इस अनाउंसमेंट के बाद
पूरे वर्ल्ड का जो ध्यान है वो भारत पर आएगा, क्योंकि इस तरह की अग्रेसिव टैक्स हॉलिडे कोई और देश दे रहा है कि नहीं ये मेरी जानकारी में आज नहीं है, मैं भी उस पर कुछ होमवर्क करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी है, और इसके कारण ये ना सिर्फ एफडीआई को अट्रैक्ट करेगी मेरे ख्याल से, और डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए आगे आएंगे। सो एक जब प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां पर आपको डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी वाली बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिनका एक कारण पिछले साल बताया जा रहा था कि वो भारत से पैसा निकाल रहे थे क्योंकि भारत में एआई से संबंधित या डेटा सेंटर से संबंधित अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो आते। दूसरी मैं समझता हूं बात जो कि शायद बजट से संबंधित नहीं है, अ, पिछले साल हमारी क्रेडिट रेटिंग, देश की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई, हमारी इन्फ्लेशन की दर कम हो गई और हमारी जीडीपी की ग्रोथ की दर इतनी ज्यादा रही, तो सिर्फ उसमें एक ही खटका रहा कि हमारी करेंसी की डिप्रिसिएशन हुई। ये डेप्रिसिएशन से शायद हमने ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट है उसको कुछ हद तक हम लोगों ने ओवरकम किया, बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट्स अब पहले से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई रुपी डिप्रिसिएशन के कारण। अब जब हम लग रहा है कि कुछ ही समय में यूएस के साथ जो लॉन्ग अवेटेड डील है टैरिफ वाली वो भी हो जाएगी, तो जो रुपी पर प्रेशर है वो हट जाएगा। तो मेरे ख्याल से भारत के प्रति बजट के द्वारा आकर्षण क्रिएट करना और रुपी के लेवल पे स्टेबिलिटी आना, ये दोनों कारण एक कॉम्बिनेशन के तौर पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। एसटीटी का फैसला क्या टाला जा सकता था, या फिर आपको लग रहा है कि सरकार के पास और कोई ज़्यादा विकल्प थे नहीं आय को बढ़ाने के लिए? आपका व्यू क्या रहा सर बजट को देख करके? हालांकि आपसे जब बात हुई तो आपने कहा था कि एलटीसीजी और एसटीसीजी को लेकर के कोई फैसला नहीं होगा, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कम होगा और यहाँ तो बढ़ गया है फ्यूचर को लेकर के, एफ को लेकर। आपकी टिप्पणी क्या है, फर्स्ट कमेंट? तो देखिए, सबसे पहला ये है कि सेंटिमेंट पर असर ज्यादा है। एक्चुअल अगर आप इकोनॉमी और मार्केट के मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये एसटीटी में जो बढ़ाया गया है रेट, उसका मीडियम टर्म पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आपका जो एक सवाल था कि क्या इसको डेफर किया जा सकता था, तो डेफर करते तो जो आज की विडंबना है वो हर साल रहती कि क्या उसको उस साल भी लाया जा सकता है कि नहीं। ये सर्वविदित है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में रिटेल इन्वेस्टर पैसा खोता है, 9 में से 10 इन्वेस्टर पैसे खोते हैं, और जो 10 पैसे बनाते हैं उसमें से 50% वो कॉस्ट में देते हैं। तो ऑब्वियसली कोई दूसरे तरफ है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का फायदा उठा रहा है, और सरकार अगर एसटीटी बढ़ा रही है तो मेरे ख्याल से उन जो फायदा उठा रहा है उससे कुछ हिस्सा वापस लेने का रहा होगा।